प्यारे बच्चों, सुप्रभात। Have a nice day. Today I shall tell you parts of a sentence. In former video, I have told you about the types of sentences, and I have told you there are 5 types of sentences, and I have also told you the terms of identification कि उन वाक्यों को आप कैसे पहचान सकते हो कि कितने प्रकार के वो वाक्य होते हैं और कैसे आप उन्हें पहचानोगे। 5 प्रकार के सेंटेंस: असर्टिव, इंटरोगेटिव, इंपरेटिव, एक्सक्लेमेटरी एंड ऑब्जेक्टिव, और उनकी हमने आपको पहचान भी बताई थी। आपने उस वीडियो को देखा होगा तो आपको भली प्रकार से, अच्छी प्रकार से आज भी उसे याद होगा। अब इस ग्रामर के सेकेंड वीडियो में मैं आप लोगों को पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस के बारे में बताने जा रहा हूं। डियर गाइस, as you know, there are 2 parts of a sentence, and they are subject and predicate. Guys, सब्जेक्ट का अर्थ होता है कर्ता, प्रेडिकेट का अर्थ होता है विधेय। सेंटेंस में जो काम करता है या जिसके विषय में सेंटेंस में बातचीत की जाती है वो होता है उसका सब्जेक्ट या कर्ता, और जो बात बताई जाती है सब्जेक्ट के बारे में, जो काम सब्जेक्ट करता है सेंटेंस में, वो सारा पार्ट होता है प्रेडिकेट पार्ट या विधेय। अब हम इनकी परिभाषा देखेंगे। सब्जेक्ट की परिभाषा है सेंटेंस टेल्स समथिंग अबाउट व्हाट और whom इज अ सब्जेक्ट। सेंटेंस जिसके बारे में या जो भी कोई चीज बताता है उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं। एंड हु एंड व्हाट शुड बी यूज्ड टू फाइंड आउट अ सब्जेक्ट। सब्जेक्ट को खोजने के लिए, सब्जेक्ट को ढूंढने के लिए हम उसमें हु या व्हाट का प्रश्न लगाएंगे तो हमें सब्जेक्ट मिल जाएगा, हमें कर्ता मिल जाएगा। उसके बाद में सेकंड पार्ट होता है प्रेडिकेट। प्रेडिकेट का अर्थ होता है विधेय। इसकी परिभाषा होती है, इट इज द पार्ट ऑफ अ सेंटेंस विच टेल्स समथिंग अबाउट सब्जेक्ट। ये सेंटेंस का वो भाग होता है जो सब्जेक्ट के बारे में बतलाता है, उसे कहते हैं प्रेडिकेट, विधेय। अब हम नीचे कुछ वाक्य दिए हैं, उनमें हम पहचानेंगे कि कौन सा सब्जेक्ट है और कौन पार्ट प्रेडिकेट है। Guys, the first sentence is Ram is a good boy.
राम इज अ गुड बॉय का अर्थ है राम एक अच्छा लड़का है। अब इसमें हम प्रश्न लगाएंगे हु या व्हाट का। राम इज अ गुड बॉय कब आंसर मिलेगा, तो अगर लगा देना हु इज अ गुड बॉय, हु इज अ गुड बॉय, कौन अच्छा लड़का है, द आंसर विल बी राम इज अ गुड बॉय, देन राम इज सब्जेक्ट। And rest part of the sentence is predicate. Then the remaining sentence, rest sentence is a good boy. ये जो भी है ये हो गया आपका प्रेडिकेट पार्ट। क्यों? प्रेडिकेट पार्ट स्टार्ट्स फ्रॉम हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब and it remains till the end। जो प्रेडिकेट पार्ट होता है ये सहायक क्रिया या मुख्य क्रिया से शुरू होकर के अंत तक, तो इज अ गुड बॉय इसका हो गया प्रेडिकेट। सेकेंड सेंटेंस, मोहन रोट अ लेटर। बच्चों इसमें भी अगर हम हु या व्हाट का प्रयोग करेंगे तो हमें सब्जेक्ट मिल जाएगा। मोहन रोट अ लेटर, मोहन ने एक पत्र लिखा। हु रोट अ लेटर, पत्र को किसने लिखा, जवाब मिलेगा मोहन रोट अ लेटर, तो मोहन हो गया इसका सब्जेक्ट। And the rest part of the sentence is predicate. Wrote a letter, this is predicate. Next, third sentence is what are you doing? Guys, आप लोगों ने पहचान भी लिया होगा कि what are you doing किस प्रकार का सेंटेंस है, आप लोगों को पहचान पता है। इसमें सबसे अंत में क्या लगा है, क्वेश्चन मार्क, और क्वेश्चन मार्क लगा है तो वाक्य होगा इंटरोगेटिव। ऊपर के दोनों वाक्यों में लगा था अंत में फुल स्टॉप, और सबसे पहले इसमें राम और मोहन सब्जेक्ट हैं, तो ये वाक्य आपके हो गए असर्टिव। तो व्हाट आर यू डूइंग ये इंट्रोगेटिव वाक्य है, और इंट्रोगेटिव वाक्य में भी हम पहले इसको हम स्टेटमेंट में बदल लेंगे और उसके बाद में व्हाट या हु का प्रयोग करेंगे, तो जो जवाब मिलेगा वो हो जाएगा सब्जेक्ट। जैसे व्हाट आर यू डूइंग, इसको साधारण बनाएंगे तो यू आर डूइंग व्हाट, तुम क्या कर रहे हो, कौन क्या कर रहा है, हु इज डूइंग व्हाट, हु का जवाब मिलेगा यू, यू हो गया इसका सब्जेक्ट, और यू सब्जेक्ट हो गया। शेष जो रेस्ट पार्ट बचा वो हो गया आपका प्रेडिकेट। इसके बाद में नेक्स्ट सेंटेंस है लर्न योर लेसन, फुल स्टॉप। इसमें भी आप देखिएगा कि सेंटेंस किस प्रकार का है। गाइस, आप लोगों को पता है अंत में है फुल स्टॉप और सबसे पहले है मेन वर्ब। आप लोगों को बताया गया था अंत में फुल स्टॉप हो, सबसे पहले मेन वर्ब हो, तो वाक्य होता है इंपरेटिव। अब इस वाक्य में लर्न योर लेसन, इंपरेटिव वाक्य में हमेशा कर्ता छिपा होता है, और वो कर्ता होता है यू, क्योंकि इसमें जो सामने होता है उससे रिक्वेस्ट किया जाता है, उसको ऑर्डर दिया जाता है, उसको एडवाइस किया जाता है। तो इसलिए इस वाक्य में सब्जेक्ट हो गया यू, और रेस्ट जितना भी पार्ट है ये हो गया आपका प्रेडिकेट। उसके बाद में नंबर 3 सेंटेंस है हाउ ब्रेव यू आर, साइन ऑफ इंटरजेक्शन।
इस वाक्य को भी हम पहचानेंगे। अंत में लगा है साइन ऑफ इंटरजेक्शन, सबसे पहले है हाउ। आप लोगों को पता होना चाहिए अलास, हुर्रे, आह, ओ, आहा, हाउ, व्हाट, ये सबसे पहले लगे हों और अंत में साइन ऑफ इंटरजेक्शन लगा हो तो वाक्य होता है एक्सक्लेमेटरी। और इस प्रकार से ये वाक्य आपका हो गया एक्सक्लेमेटरी। और लास्ट जो फिफ्थ सेंटेंस टाइप है ऑप्टेटिव, उसमें अंतर क्या होता है, अंत में तो साइन ऑफ इंटरजेक्शन लगा होता है लेकिन सबसे पहले यहां पर में लगा होता है। प्यारे बच्चों, अब मैं तुम्हें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के पार्ट्स के बारे में बताऊंगा। क्यों सेंटेंस के दो पार्ट हैं, फिर तुम्हें पता चला सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। अब मैं तुम्हें सब्जेक्ट के भाग क्या क्या हैं और प्रेडिकेट के भाग क्या क्या हैं इनके बारे में भी बताऊंगा। सब्जेक्ट के 4 पार्ट होते हैं। सब्जेक्ट में पहला पार्ट होता है नाउन, दूसरा पार्ट होता है प्रोनाउन, तीसरा पार्ट होता है जीरंड और चौथा पार्ट होता है इंफिनिटिव। इसका अर्थ है ये चारों में से कोई एक सब्जेक्ट का काम कर सकता है। नाउन आप लोग जानते हैं कि नाउन की डिफिनीशन, नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। किसी व्यक्ति का नाम, किसी वस्तु का नाम, किसी स्थान के नाम को नाउन कहते हैं। तो सब्जेक्ट के स्थान पर किसी का नाम हो सकता है, सब्जेक्ट के स्थान पर प्रोनाउन भी आ सकता है। आप लोगों को प्रोनाउन के बारे में भी पता है। प्रोनाउन इज अ वर्ड विच यूज्ड इन द प्लेस ऑफ अ नाउन। नाउन के स्थान पर जो शब्द बोले या लिखे जाते हैं उनको प्रोनाउन कहा जाता है। तो प्रोनाउन में ही, सी, इट, दे, दिस, दैट, दीज, दोज आदि शब्द प्रोनाउन के लिए आते हैं और ये भी सब्जेक्ट का काम करते हैं। उसके बाद में जीरंड, जीरंड का प्रयोग नाउन के रूप में होता है जिसमें मेन वर्ब में आईएनजी लगा करके जीरंड बनता है। मेन वर्ब जो किसी कार्य को प्रकट करती है, होना प्रकट करती है, उसे कहते हैं मेन वर्ब। जैसे रीड, राइट, लुक, सी, और इसमें जब आईएनजी लगा दी जाती है तो जीरंड बन जाता है। जैसे सिटिंग, लुकिंग, ईटिंग, रीडिंग, ये सब हो गए जीरंड। और हिंदी में इसका होता है लिखना, पढ़ना, हंसना, तो ये सब जीरंड के रूप में आते हैं। उसके बाद में इन्फिनिटिव, जीरंड और इन्फिनिटिव में अंतर ये होता है कि इन्फिनिटिव में क्रिया से पहले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले टू लगता है और जीरंड में फर्स्ट फॉर्म के बाद आईएनजी लगाई जाती है। इतना अंतर होता है। तो इन्फिनिटिव में टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो ये सब्जेक्ट का काम करते हैं। उसके बाद में प्रेडिकेट पार्ट, प्रेडिकेट पार्ट में वर्ब, उसके बाद में ऑब्जेक्ट और उसके बाद में कॉम्प्लीमेंट। ये 3 प्रकार के जो पार्ट प्रेडिकेट पार्ट होते हैं। वर्ब में आप देखिएगा हेल्पिंग वर्ब, सहायक क्रियाएं, आप लोगों को सहायक क्रिया पता है, इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, विल, शैल, ये सब जो है हेल्पिंग वर्ब के रूप में आते हैं। फिर मेन वर्ब, मेन वर्ब अभी बताया तुम्हें, जिसे रीड, राइट, सी, कुक, ये सब हैं मेन वर्ब। और उसके बाद में नंबर 3 है मॉडल्स। मॉडल्स में जो मॉडल्स क्रियाएं होती हैं वो भी जो है वर्ब के रूप में आती हैं। जैसे विल, शैल, मे, कैन, मस्ट, वुड, शुड, कुड, माइट, ये सब या वर्ब की हेल्पिंग वर्ब के बाद में टू का प्रयोग करने के बाद भी मॉडल्स बन जाते हैं। तो
तो ये वर्ब के रूप में आते हैं। मेन वर्ब भी दो प्रकार की होती है। मेन वर्ब होती है दो प्रकार की, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव वर्ब्स वो होती हैं जिनका अपना कोई ऑब्जेक्ट होता है, और अगर कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो उसे इंट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। हिंदी में ट्रांजिटिव वर्ब को सकर्मक क्रिया और इंट्रांजिटिव वर्ब को अकर्मक क्रिया कहते हैं। उसके बाद में ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के भी कई पार्ट होते हैं, जिसमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। जब कर्ता किसी ऑब्जेक्ट को डायरेक्ट प्रभावित करता है तो उसे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं, और जब कर्ता किसी ऑब्जेक्ट को डायरेक्ट प्रभावित नहीं करता है तब उसे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। जैसे आई थ्रो अ बॉल, मैं एक बॉल फेंकता हूँ, तो इसमें सब्जेक्ट है आई, और थ्रो फेंकना वर्ब हुआ, और ये फेंकने का काम किस पे किया गया? बॉल पर। आई थ्रो अ बॉल, बॉल पर डायरेक्ट कार्य किया गया फेंकने का, इसलिए जो बॉल है, बॉल हो गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अगर इसी वाक्य को हम कहें आई थ्रो अ बॉल टू ऑन यू, मैंने तुम पर बॉल फेंका, तो बॉल तो हो गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और यू हो गया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। उसके बाद में प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट भी होता है। ये थोड़ा आगे हट करके बताने की बात है, तो प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट होता है। उसके बाद में कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट भी सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट होता है और ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट होता है। जब ऑब्जेक्ट नहीं होता है तो वाक्य को पूरा करने के लिए या सब्जेक्ट को पूरा करने के लिए कॉम्प्लीमेंट का प्रयोग करते हैं। अगर कॉम्प्लीमेंट में सब्जेक्ट के लिए कोई बात कही गई तो सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, और ऑब्जेक्ट के लिए जब वो कोई बात की गई है तो ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट होता है। अब इनको समझने के लिए आप देख सकते हैं एग्जाम्पल, जैसे फर्स्ट है सीता इज ब्यूटीफुल। सीता ये है नाउन, और ये काम करता है किसका? सब्जेक्ट का। उसके बाद में इज है हेल्पिंग वर्ब, और आगे है ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल है एडजेक्टिव, लेकिन यहाँ पर ब्यूटीफुल किसी नाउन से पहले नहीं आया, इसलिए हम इसको एडजेक्टिव नहीं कह सकते हैं कि जो है क्वालिफाई नहीं कर रहा है। तो ये सीता हो गया सब्जेक्ट, और इज ब्यूटीफुल हो गया कॉम्प्लीमेंट। और ये कैसा कॉम्प्लीमेंट है? ये कॉम्प्लीमेंट होते हैं दो प्रकार के, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव। तो ये सीता को जो है सब्जेक्ट है, इसको जो पूरा कर रहा है, इसलिए हो गया ये सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। उसके बाद सेकंड है पूरनपुर इज अ गुड सिटी। तो इसमें पूरनपुर स्थान का नाम है, तो ये हो गया सब्जेक्ट, नाउन है। और उसके बाद में इज हेल्पिंग वर्ब, और अ गुड सिटी एक अच्छा शहर है, तो इज अ गुड सिटी ये जो है इसका हो गया, क्योंकि इसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, पूर्णपुर किसी पर कार्य नहीं कर सकता किसी ऑब्जेक्ट पर, इसलिए इसको कहेंगे कॉम्प्लीमेंट। और ये कॉम्प्लीमेंट भी सब्जेक्टिव है, क्योंकि पूरनपुर के लिए ये बात दर्शा रहा है पूरनपुर एक अच्छा शहर है। उसके बाद में नंबर थर्ड सेंटेंस यू आर सिंगिंग अ सॉन्ग। इसमें यू प्रोनाउन है जो सब्जेक्ट का काम करता है, आर हेल्पिंग वर्ब, सिंगिंग मेन वर्ब है, और अ सॉन्ग एक गीत ये है ऑब्जेक्ट, और ये ऑब्जेक्ट है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और जब ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है सिंगिंग का, तो सिंगिंग हो गई ट्रांजिटिव वर्ब, क्योंकि इसका कोई एक ऑब्जेक्ट है। एक चीज और बच्चों ध्यान देने की बात है कि यदि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो ही नहीं सकता। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट वाक्य में तभी होगा जब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट वाक्य में दिया होगा। उसके बाद में नंबर फोर्थ सेंटेंस है सी हैज अ बुक। सी ये प्रोनाउन है
जो सब्जेक्ट का काम करता हैज माने होता है रखना। उसके पास एक पुस्तक है, वो एक पुस्तक रखती है, एक प्रेजेंट का हैज जो है प्रेजेंट की सहायक क्रिया है। उसके बाद हैज अ बुक, एक किताब रखती है, सी हैज अ बुक, तो हैज अ बुक है कॉम्प्लीमेंट, ये भी हो गया सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। उसके बाद में रीडिंग इज अ गुड हैबिट। अब यहाँ पर देखिएगा जो रीडिंग है, ये रीड में आईएनजी फॉर्म लगा करके सब्जेक्ट का काम कर रही है रीडिंग। रीडिंग इज पढ़ना, तो ये रीडिंग हो गया जाकर के जीरन। और इज अ गुड हैबिट, ये रीडिंग के बारे में बता रहा है। इज अ गुड हैबिट, रीडिंग इज अ गुड हैबिट, पढ़ना एक अच्छी आदत है। तो इज अ गुड हैबिट ये आपका हो गया कॉम्प्लीमेंट, तो ये है सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। उसके बाद में टू रीड, इसी वाक्य को हमने इन्फिनिटिव से बना दिया। टू रीड इज अ गुड हैबिट, तो इसमें टू रीड हो गया इन्फिनिटिव, क्यों रीड से पहले टू का प्रयोग किया गया। अर्थ इसका भी होगा पढ़ना एक अच्छी आदत है, तो टू रीड ये सब्जेक्ट हो गया, और उसका इज अ गुड हैबिट ये हो गया कॉम्प्लीमेंट, और कॉम्प्लीमेंट कैसा हो गया सब्जेक्टिव। बच्चों इसको ध्यान से समझ करके अपनी कॉपी पर नोट कर लें, और कॉपी पर नोट करने के बाद में आगे के वीडियो को जो हमारे आएंगे उनको ध्यान में रखें और इनको पूरी तरह से तैयार कर लें, ताकि आगे आने वाले वीडियोज़ में तुमको कोई परेशानी न उठानी पड़े। दैट्स ऑल।